नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी उल-जुलूल अगर अपलोड करते हैं, तो समझ जाइए, क्योंकि एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे और आप सकते में भी पढ़ सकते हैं। संभल से ऐसी खबर है कि महक परी नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्लील इशारे करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर वीडियोस अपलोड किए जाते थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। और जब पुलिस के पास वो लोग पहुंचे, जब मामला तूल पकड़ा, तो पुलिस के पास वो लोग जब पहुंचे शिकायत लेकर के, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 युवतियों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वो तस्वीरें आपको सीधे संभल से दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं। आजकल चस्का लगा है लोगों को कि वो पॉपुलर हो जाए, लोग उन्हें जाने और लोग को जाने, लोग पूरी दुनिया उनको जाने, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उनके फॉलोअर्स बढ़े। इसके लिए जिसके मन में जो भी आ रहा है, वो कंटेंट कर दे रहा है। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के जिसको जो मन में आ रहा है, वो अपलोड कर रहा है। शायद यही कारण है, इनको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, इन्हें लगता था वो जो कुछ भी डालेंगे, उनके खिलाफ शिकायत नहीं होगी और वो पूरा इसी का फ़ायदा उठाते हुए कहीं न कहीं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाएँगे। तमाम फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन अब ये ट्रिक इनके लिए गले की फांस बन गई और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 3 युवतियां हैं, महक, परी और हिना, और एक युवक भी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि बाढ़ सी आ गई सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियोस की। जिधर देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पर देखिए, चाहे वो इंस्टाग्राम अकाउंट हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, इस तरीके के लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए रील के चक्कर में इस तरीके के उलझुल वीडियोस डालते हैं, जो कहीं ना कहीं अमर्यादित होते हैं, अश्लील होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियोस को कई बच्चे भी देखते हैं, तो शायद अब इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई की है और इन लोगों को इनसे पूछताछ करने के बाद इनको हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया है। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हैं, तो समझ जाइए, जरा ठहर जाइए, क्योंकि आपके घर भी यूपी पुलिस पहुंच सकती है और आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है राजधानी लखनऊ से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी को लेकर के, क्योंकि 31 जुलाई को हमारे जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी यूपी के, वो रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सेवा विस्तार को लेकर के आ रही है खबरें कि सेवा विस्तार उनको मिल सकता है। और मनोज कुमार सिंह के लिए योगी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिख दिया है। उनके तमाम ऐसे काम गिनाए गए हैं जिन्होंने अच्छा, जिसमें से औद्योगिक वातावरण बनाने की बात की गई है। वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी बहुत अच्छे से कराई गई, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी बहुत अच्छे से कराया गया। तमाम उनके कामकाज को बताया गया इसका आधार बना करके। इससे पहले 2019 में भी 6 महीने का सीएस को अनूप चंद्र पांडे थे, उनको 6 महीने का सेवा विस्तार मिला था। इसी आधार पर शायद मनोज कुमार सिंह को भी सेवा विस्तार मिल सकता है, लेकिन इसका फैसला जो होगा वो करीब 30 जुलाई तक पता पाएगा कि उनको सेवा विस्तार मिला है या नहीं मिला। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास। हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए बाखंड, मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक तस्वीर है। पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा और वो तस्वीर कई सारी चीजें बयां कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक और इनपुट के बाद अगर वो तस्वीर है तो प्लीज वो तस्वीर एक बार जरूर प्ले करें। और मेरी मौजूदगी जहां पे है वो तस्वीर वहां से रिलेटेड है। मेरी हमारे यहाँ बक्सा नहीं था आपके यहाँ? अखंड, आपने मेरे पीछे बैकग्राउंड देखा होगा। हमारी मौजूदगी विकास भवन के जस्ट अपोजिट, रायबरेली के विकास भवन के जस्ट अपोजिट और कलेक्टेड ऑफिस से विद इन 500 मीटर दूरी पे है। और राही ब्लॉक जो होता है, अक्सर वो जहाँ के ग्राम सभा होती है वहां पे ब्लॉक बनाए जाते हैं, लेकिन ये राही ब्लॉक रायबरेली का सबसे बड़ा ब्लॉक है। और इस ब्लॉक को शहर विकास भवन के जस्ट अपोजिट बनाया गया है। और अगर बात करें तो कलेक्टेड पट्टे से 500 मीटर दूरी पे विकास भवन है, राही ब्लॉक है। और इस राही ब्लॉक में जो वीडियो है, जो खंड विकास अधिकारी है वो गौरी राठौर है, अगर फीमेल मैडम है।
लेकिन ये तस्वीर जो आपने देखी, ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि जिस तरीके से खंड विकास अधिकारी ने चुटकी बजाते हुए टेंडर, ये ठेकेदार और बीडीओ मैडम के बीच की बहस है। और इसमें जब इनसे बात हुई और आईबीसी की टीम ने अभी भी जब आए तो उनसे कहा कि मैडम आपका लाइव है हमारे साथ में, तो कहीं नहीं नहीं मैं लाइव नहीं देती हूँ, मैं मीडिया को बाइट वाइट नहीं देती हूँ। तो हमने पूछा कल तो आपने दिया था, वो कल तो देना पड़ा क्यों, ये हम बाइट के ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज है या नहीं ये डीएम को डिसाइड करने दीजिए, या तो फिर आप बाइट दीजिए नहीं, और या तो आप बाइट दीजिए तो फिर इक्वल सबको दीजिए, कोई एक पर्टिकुलर आपका पसंदीदा नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, और इस पे इन्होंने ये बोला कि मीडिया इक्वल, हम नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। गौरी राठौर मैडम, वीडियो राई, आप सुन लीजिए, मैं आपके प्रांगण में खड़ा होकर कह रहा हूं, ये नेशनल है आईबीसी 24, और मैं उसका संवाददाता इंद्रवीर सिंह भदौरिया हूं। एक मिनट इंद्रवीर जी जी सर, उन्होंने जी बताने का प्रयास किया है कि आईबीसी क्या है जी और आईबीसी की ताकत क्या है, तो बिल्कुल सही आपने जी पूछा कि मैम आपका नाम बताने के बाद भी लोग आपको नहीं जानते होंगे कि आप क्या हैं, लेकिन आईबीसी को जी, किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत ये नहीं, चैनल एग्जैक्टली। खबर आता है और हम खबरें दिखाते हैं, और गलत और सही जी हम इसको लेकर के भी आते हैं, हम कोई गलत तथ्य के साथ कोई खबर जी, नहीं दिखाते हैं। और हमारी पहचान नहीं एग्जैक्टली। बताइए, आपकी पहचान क्या है वो कोई नहीं जानता। आपको कौन पहचानता है? आपके जिले में पहचानता होगा। नहीं, तो मेरा सवाल अखंड, मेरा सवाल उनसे सिर्फ इतना था कि अगर आप बाइट दे रहे हैं, अखंड मैं लेट में थोड़ा सा रोकूंगा, अखंड आप बाइट दे रही हैं तो किसी पर्टिकुलर, आप अपने पीआर को बाइट नहीं दे रही है, आप मीडिया में अगर बाइट दे रही है तो सबकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि आप आइए और बाइट लीजिए, आप अपने अपने आईडी पे अलग हम लोग बाइट करते हैं, तो आप किसी एक को पर्टिकुलर अपना पीआर मत बनाइए। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहूंगा कि यहाँ पीआर बनाने का सिस्टम है, मीडिया को यहाँ पीआर बनाने का सिस्टम है, मीडिया को यहाँ के अधिकारियों ने पीआर बना लिया, और ये पीआर की रणनीति आईबीसी 24 क्रैक करेगा, आई गारंटेड। और ये डीएम मैडम को अभी ये जो खबर हो रही है, इसका क्लिप जाएगी डीएम मैडम के पास में, जो इन्होंने वर्जन दिया है वो वर्जन के साथ ये क्लिप जाएगी। जी अखंड। और सबसे बड़ी बात, चलिए वो तो एक अलग टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जिस तरीके से खंड विकास अधिकारी ने कल टेंडर हुआ, टेंडर की जब आईबीसी 24 ने पड़ताल करी कि 2 बक्से रखे जाते हैं, और 2 बक्सों में एक बक्सा यहाँ पे था जिसकी कुंडी खराब थी, और जब टेंडर वाले दिन, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि टेंडर जिस दिन होता है उस दिन बक्सा खराब होता है, ये खंड विकास अधिकारी को उसी दिन पता चलता है। ये लापरवाही है, और इतनी बड़ी लापरवाही है, इस पर निलंबन हो जाना चाहिए। जिस दिन टेंडर चल रहा है उसी दिन, अखंड उसी दिन, जिस दिन टेंडर चल रहा है उसी दिन बक्सा खराब होता है, बक्सा बनने जाता है, समय पे बन के नहीं आता। चलिए ठीक है, लेकिन बक्से की प्रक्रिया 2 होती है, जो आईबीसी 24 को पता है कि 2 बक्से होते हैं, और दोनों बक्सों में एक बक्सा कलेक्टर परिषद पर रखा जाता है। टेंडर ठेकेदार टेंडर जो डालते हैं वो जाके कलेक्टर परिषद में भी समय अनुसार वहां पे भी डाल सकते हैं, और जहां तक मुझे पता है, खैर ये अभी इसमें बाइट भी होगी डीएम की, तब एग्जैक्टली क्लियर होगा, आई एम नॉट कंफर्म की एग्जैक्टली है क्या मैटर। लेकिन जहां तक हमें पता है 2 टेंडर होते हैं, कलेक्टर परिषद में होता है ऑफिस में वहां पे, और एक यहाँ खंड विकास जहां का टेंडर होता है वहां पे रखा जाता है। तो वो टेंडर यहाँ पे भी डाल सकते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ पे जो बहस हुई, जो मुंह तोड़ी हुई, वो पुलिस की मौजूदगी भी हुई, और यहाँ के ठेकेदारों का कहना है कि समय बताया नहीं गया था, समय था, लेकिन क्या समय ये निर्धारित था जो लेटर जारी हुआ है खंड विकास अधिकारी की तरफ से, वो लेटर में साफ साफ सुबह की टाइमिंग नहीं लिखी है, दोपहर 1 बजे तक का समय लिखा है। सुबह की टाइमिंग कितने बजे से प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हम जब किसी कहीं पे जाते हैं तो उसकी एक टाइमिंग होती है, इतने बजे से इतने बजे। हम कोई भी चीज करते हैं अपनी ह्यूमन एक लाइफ में, तो वहां या कोई भी आधिकारिक चीज होती है, कोई भी प्रोग्राम होता है, उसका टाइमिंग होता है इतने बजे से इतने बजे तक, लेकिन ये टाइमिंग नहीं। खैर, ये टाइमिंग का उनका अपना खुद का टेंडर, हम किसी की तरफदारी के, और ठेकेदारों ने जिस तरीके से आकर के, मैं ठेकेदारों को भी बात करूंगा, ठेकेदारों ने जिस तरीके से आकर के कहा कि आपने मुझे टाइम नहीं दिखाया, और वो आकर के 2-3-4 लोग जिस तरीके से खंड विकास अधिकारी फीमेल, मैं दोनों की बात करता हूं, आईबीसी 24 किसी एक की बात नहीं करता, अगर फीमेल का आकर के इस तरीके से ऑफिस में जो है बात करना, क्या वो लाजमी था? नहीं। इस पे जिला प्रशासन, रायबरेली प्रशासन और डीएम हर्षिता माथुर को भी सोचना चाहिए कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कहीं ना कहीं एक रूल बने कि आप इस रूल में आइए, और अगर ठेकेदार आप एक है तो आपके साथ 1 पर्सन अलाउ हो। अगर फीमेल पर्सन जो खंड विकास अधिकारी थी राही, वो भी कहीं ना कहीं देखिए 3-4 लोग जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग माहौल क्रिएट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी भी गलती थी, इनकी भी, लेकिन एग्जैक्टली इस पर गलती ज्यादातर, जिस तरीके से वीडियो में आपने देखा
आप देख रहे हैं कि मैडम खंड विकास अधिकारी चुटकी बजाते हुए कह रही है कि आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए, बाहर जाइए, आपका समय खत्म हो गया, आप टेंडर में निरस्त करा दूंगी। तो मैडम आप सुनिए, टेंडर निरस्त कराने वाला पावर आपके पास डेफिनेटली है, लेकिन वो कुर्सी आपकी नहीं है जिस कुर्सी पे आप बैठी हैं। आईबीसी 24 आपको बताना चाहता है कि वो कुर्सी आपकी नहीं है, वहां कुर्सी रायबरेली जिले में है, और रायबरेली जिला नेता प्रतिपक्ष रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, रायबरेली जिला वीवीआईपी जिला रहा है। तीसरी चीज, रायबरेली जिला वो जिला है जहां पे एक कार्यकर्ता, एक आम नागरिक अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ना जानता है। तो ये कुर्सी किसी की उसकी नहीं, आप पढ़ के आई अधिकारी है, तो इसको आप चुटकी बजाना और इस तरीके ठेकेदारों को धमकाना कि आप जाइए बाहर में टेंडर निरस्त कर दूंगी, ये कहीं से सरासर जो है अक्षम्य है। और इसमें डीएम हर्षिता माथुर को कहीं ना कहीं और सीडीओ अर्पित उपाध्याय को इस पे डेफिनेटली मीडिया के सामने खुल के अपना पक्ष रखना पड़ेगा। जी अखंड। बिल्कुल, टेंडर प्रक्रिया का क्या, किस तरीके से उसको निर्धारित करना है, क्या उसमें नियम कायदे कानून है, ये बिल्कुल वहाँ के लोग या अधिकारी जिनके जिम्मेदारी होती है वो बिल्कुल करेंगे, उनके हिसाब से ही करना चाहिए। लेकिन कोई भी नियम है, कोई मानक है तो उसको भी पूरा करना चाहिए। बिल्कुल आप निरस्त कर दीजिए, आपके पास अधिकार, अगर पावर है आपके पास निरस्त करने की तो बिल्कुल आप निरस्त कीजिए। लेकिन वहां पर जो ठेकेदार थे, इस बात को भी आपने जोड़ा, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि हम यही आपको बताना चाह रहे हैं मैम, आईबीसी किसी एक पक्ष की बात नहीं करता है, आईबीसी केवल सच्चाई की बात करता है और सही चीज की बात करता है। जिन ठेकेदारों ने भी पुलिस की मौजूदगी में एक अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनको टेंडर में कुछ गड़बड़ी लग रही थी तो उनको जो भी जरूरी माध्यम थे, चाहे वो डीएम के पास शिकायत करते, चाहे वो न्यायालय में जाते, लेकिन इस तरीके का बर्ताव एक महिला अधिकारी के साथ बिल्कुल भी मान्य नहीं है। और अगर आप एक कार्यालय के भीतर इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो ये भी अशोभनीय है। और वहां अगर पुलिस मुस्तैद थी और अगर उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये भी बड़ा सवाल खड़े करता है। इस तरीके से मनोबल बढ़ेगा ऐसे लोगों का। वैसे भी ठेकेदारों को लेकर के क्या चलन है, लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में ऐसे आलम है कि जब ठेकेदारी होती थी, दो तरफ से एक गैंग वॉर की स्थितियां पैदा हो जाती थी, पुलिस वहां पर मुस्तैद रहती थी। और इस तरीके से एक दफ्तर में, एक अधिकारी के दफ्तर में आप जाकर के महिला अधिकारी के साथ अगर बहसबाजी कर रहे हैं तो अपने आप में गलत है। अगर आपको कुछ लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ टेंडर प्रक्रिया में कुछ गलती है, कोई कमी है, कोई खामियां है, तो आपको जरूर निरस्त करने के लिए आपको डीएम के पास जाना चाहिए था, या फिर कहीं जो जहां पर आपको लगता था आपकी सुनवाई हो सकती थी वहां जाना चाहिए था। लेकिन आप इस तरीके से एक अधिकारी के साथ बहस नहीं कर सकते हैं। आपको ठेकेदार होने के बाद क्या किसी ने अधिकार दिया है कि आप किसी के साथ जाके अधिकारी के साथ इस तरीके का बर्ताव करेंगे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। अंदरवीर, एक सवाल है, आखिरी सवाल ये बताइए, क्या पुलिस ने ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की है? क्योंकि पुलिस वहां पर मुस्तैद है, उसके बावजूद इस तरीके की बहसबाजी चल रही है। क्या हुआ था वहां पर कि पुलिस ने क्या उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं अखंड, देखिए इसमें क्षेत्राधिकारी अमित सिंह से जब मेरी बात हुई और तो अमित सिंह ने बताया कि इस पे हमको कोई रिटर्न में तहरीर नहीं मिली है किसी की तरफ से, और ना ही खंड विकास अधिकारी की तरफ से, ना ही ठेकेदारों की तरफ से। और इसमें जो है जब बात हुई तो कहीं पुलिस मौजूदगी थी, क्योंकि जब टेंडर की एक प्रक्रिया होती है तो उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, हर एक चीज बाकायदे की जाती है ताकि जो अराजक तत्व है किसी तरीके का अराजकता न फैलाए। इसी चीज को लेकर के जब टेंडर, कई ऐसे नियम आ गए हैं कि टेंडर, कोई भी टेंडर पड़ेगा तो उस टेंडर को लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग और कॉन्फ्रेंसिंग बाकायदे उसकी जो समिति होती है उस समिति के सामने हर चीज की जाती है। तो अभी किसी तरीके कोई रिकम्प्लेन या रिटर्न कंप्लेन नहीं की गई है। जो पुलिस का बयान आया है कि इससे किसी तरीके से खंड विकास अधिकारी या किसी और अधिकारी की तरफ से कोई या ठेकेदार की तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं मिली है, तो इसमें पुलिस नहीं कर सकती कुछ। क्यों? क्योंकि जब तक, क्योंकि जो पुलिस मौजूदगी थी तो पुलिस की मौजूदगी इसलिए थी कि टेंडर होना था। तो डेफिनेटली जब कोई बड़ा टेंडर, चूंकि 2 से 2.5 करोड़ का टेंडर था ये, और इस टेंडर को लेकर ये चीजें होगी, उसके बाद ही आप उस टेंडर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीजें उसके बाद नहीं हुआ, तब जाकर ये टेंडर पारित किया गया और किया गया। उसके बाद जिस कार्रवाई करेगी, ये अपने आप में एक सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए बड़ी खबरों में बात करेंगे। हर वक्त हम एक खबर लेकर के आते हैं और फिर आज मेरे हाथ में ये जो सरकारी है, और ऐसे नहीं बोलता हूँ कि कोई चीज बोलने लगता है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ। शुरुआत इस पेपर का मैं उतना पुष्टि नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये फोटो, ये पेपर बहुत कुछ बयां कर रहा है। मेरे हाथ में जो है पेपर का ये है कि आज से कुछ साल पहले एक एक्चुअली देखिए, प्रतापगढ़ में सबसे बड़ा कारोबार है तो कबाड़ियों का है, और कबाड़ को लेकर के सबसे ज्यादा यहाँ पे कारोबार चलता रहता है। और एक ही आदमी का सबसे ज्यादा दबदबा है, अख्तर कबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और
अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले कह सकते हैं कि वो जेल गया था। मामला क्या था कि चोरी की गाड़ियों को लेकर के उनके यहाँ खरीद फरोख्त होती थी और फिर वहां बेचकर जो है ये लोग पैसे अख्तर कबाड़ी खरीदता था, चोर वहां जाके बेचते थे, अख्तर कबाड़ी खरीदता था और उसको काट के उसके पार्ट्स को बेचता था। और कुछ साल पहले एक ट्रक चोरी हुई थी, ट्रक पर से माल भी था और माल के बाद उस ट्रक को प्रतापगढ़ के सबसे बड़े ग्राउंड और सरकारी ग्राउंड कह सकते हैं, सरकारी ग्राउंड में ले जाकर के काटा जा रहा था ट्रक को, बकायदा पूरी की पूरी मशीनरी। और जहां ये काटा जा रहा था वहां से ये चौकी मात्र भूपिया मऊ चौकी लगती है, वहां से 300 मीटर की दूरी पे फिलहाल ट्रक मालिक ने मुकदमा लिखाया, उसकी गाड़ी में जीपीएस लगा था, जो है पकड़ा गया, पूरी ट्रक बरामद कर चुकी थी, कुछ बची थी। फिर और बच्चा था जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया। इसकी वजह यह है सरकारी टेंडर कितने आराम से वो पा जाता है नगर पालिका, इतने आराम से 6 से 8 महीने तकरीबन जेल में रहता है। और कल अभी तक तो मेरे पास फुटेज भी आ जाएंगे। कल एक पार्टी हुई थी, पार्टी में कैसे बन पुलिस विभाग जाता के है? आला कमान भी गए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बन जाता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ठेका पा जाता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो लगता होगा ना किसी ठेके को पाने के लिए। जो व्यक्ति जेल में रहा हो उसका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जा रहा है क्या? बिल्कुल देखिए, एक दुकान तो थी, एक दुकान खुली और उसके पिताजी चलाते थे, अब दूसरी दुकान भी खुल गई है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, पुलिस विभाग का खेल तो देखिए, एक दुकान खुली कबाड़ की और दूसरी दुकान खोल दी गई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप फर्ज कैसे, क्योंकि उनके परिवार के आधे ज्यादा लोगों के ऊपर जो है लिखे गए थे, कुछ लोग उनके खास लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे गए थे। उनका लड़का जो जिसके ऊपर गैंगस्टर लगा था उसी ने दुकान खोली है। सोचिए, इमरान नाम है उसका, इमरान कबाड़ी के नाम से यहाँ, इमरान बाटला और इमरान कबाड़ी के नाम से यहाँ जाना जाता है। और देखिए उसका लाइसेंस बनता है, वो सरकारी टेंडर पाता है, नगर पालिका का टेंडर पाता है और लोगों से कहता है कि जो मेरा पुराना घर रहा था वो चला गया, अब ऊंचे ऊंचे लोगों के पास उठना बैठना है और लोग हम लोगों से। तब ये कहता है इमरान कि हमारा जो उठना बैठना है, अच्छे अच्छे फोटोज डालता रहता है। कल एक पार्टी हुई थी, मंगलवार का दिन था, सुनने में आया कि कुछ पुलिस कर्मी उस पार्टी में मौजूद थे। इससे पहले भी एक पार्टी हुई थी कुछ सालों पहले, 2019 या 20 के आसपास ये पार्टी हुई थी कि पूरी एसओजी की टीम गई थी उस पार्टी में। तो सोचिए अखंड किस तरीके से प्रतापगढ़ की पुलिस की वजह से पहली बात तो एक फर्म बन जाना, और फर्म पे वो फर्म बंद कैसे जाता है। एक नॉर्मल आदमी अभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने जाए तो उसको थानों के न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन पैसे के बल पे क्या होता है प्रतापगढ़ में आप इतने दिनों से देख रहे हैं, इतने दिनों सुन रहे हैं कि आप पैसा फेंको तमाशा देखो। और प्रतापगढ़ में इस समय यही चल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की सह है ऐसे लोगों के ऊपर, जो गैंगस्टर का आरोपी है उसकी सह है। पुलिस ने सह दिया हुआ है, एसओजी के कुछ लोगों ने सह दिया हुआ है, अधिकारियों ने सह दिया हुआ है, तभी आज वो इतना फल फूल रहा है। और अब तो फिलहाल गवर्नमेंट मेरे पास ये प्रूफ है, मैं और भी प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ और कल की डेट में पक्का है कि इसका मैं खुलासा करूंगा विद प्रूफ के साथ। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जो खबर बता रहे हैं ना, प्रतापगढ़ पुलिस के लिए अपने आप में एक बहुत कहते हैं कि तमाचा मारने वाली खबर है। सबसे बड़ी बात है कि एक अपराधी एक फर्म, उसके बाद वो दूसरी फर्म अपने किसी रिश्तेदार के नाम, तीसरी फर्म रिश्तेदार के नाम पे, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती क्या? अगर मान लीजिए ऐसे लोग इस तरीके काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है किसी चीज की जानकारी ना मिली हो, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो पुलिस विभाग से ही बनता है, डीएम कार्यालय से ही बनता है। तो ऐसे में क्या इन अपराधियों के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट या उनके परिवार वालों के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनके रिश्तेदार के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं? कम क्या पीछे के उनका ब्यौरा नहीं तलब किया जाता है, या जांच नहीं की जाती प्रॉपर ढंग से, या फिर जैसा कि ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि वहां पर पार्टी चल रही है तो पार्टी में तमाम लोग भी शामिल होते हैं,
तो क्या ये माना जाए कि इनकी मिलीभगत से ऐसे लोग जो कबाड़ का काम शुरू करते थे, एक छांगूर बाबा की तरह वाली कहानी तो नहीं है कि फेरी लगाने वाला व्यक्ति जिसके अकाउंट में 100 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हो जाए और पुलिस वाले या तमाम जो अधिकारी हों मौन व्रत धारण कर ले, एक आपके पास कुछ भी ना रहा हो, आलीशान कोठी बन जाए, बीघों में जमीन आ जाए, आप ना जाने कितने लोगों के साथ क्या क्या करें। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं, ऐसे ही अधिकारी हैं। क्या केवल एसटीएफ ही है उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई करेगी? क्या स्पेशल टास्क फोर्स है, एटीएस है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई इन्हीं लोगों ने जिम्मा ले रखा है? क्या जिले के जो तमाम अधिकारी हैं, पुलिस वाले, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? क्या या फिर उनकी पार्टी में शामिल होकर के आप इस तरीके काम करेंगे? और जैसा कि ज्ञानेंद्र बता रहे हैं, और ऐसी अगर तस्वीरें मिले ज्ञानेंद्र, तो कल जरूर उस कागज के साथ, उन तस्वीरों के साथ अगर आप आएंगे तो और बेहतर तरीके से वहां पर जो कार्यशैली है उन तमाम लोगों की, वो भी आईबीसी अपने चैनल पे अपने दर्शकों को दिखाएगा कि देखिए कि किस तरीके का कार्य प्रणाली है इनकी, कौन से लोग किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। कल इसके साथ अपडेट के साथ ज्ञानेंद्र आइएगा और जो भी महत्वपूर्ण आपके पास जो भी रिपोर्ट्स हो, जो भी फोटोग्राफ्स हो या कोई पार्टी की भी तस्वीरें हो, उसको भी अगर आप लेकर के आएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे तो समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि आखिरकार प्रतापगढ़ में लोग कर क्या रहे हैं और वहां चल क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और उम्मीद है कि कल अपने दर्शकों को एक बेहतरीन खबर दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे जिसे आपके माध्यम से बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी आदर्श हमारे साथ जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड जी, आज हम बताना चाहेंगे कि यहाँ जो आज हम बिजली सिटी पावर हाउस में खड़े हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक लापरवाही देखने को सामने मिल रही है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 काउंटर बने हुए हैं। एक काउंटर खुला हुआ है जिससे जो है टेस्ट चल रहे हैं एक महिलाओं के लिए, महिला उधर काउंटर बंद चल रहा है। जब मैंने यहाँ से जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सिस्टम खराब हो चुका है, इसलिए यहाँ पर तो खराब है। लेकिन दूसरी लापरवाही यहाँ पर ये बताएं, एक भाई साहब खड़े हमारे साथ में है, उनको जेई ने यहाँ पर बुलाया था लेकिन जेई खुद स्वयं नहीं आए हैं। ये बात तो है, क्या आप मान बताएं? आ जाइए। बोलिए। चेक करने गए थे तो उन्होंने साइन किया था हमको, आपका मीटर मीटर सही है और आप आकर के जे हिसाब से मिल लीजिए, किस समय में आए तो 11 में साइन किया था, हम यहाँ आए 1 डेढ़ घंटा हो गया यहाँ। तो इनकी ये जेई ने बोला जेई खुद स्वयं नहीं आए हैं। अब इतनी बड़ी जेई साहब की एक लापरवाही देखना को मिल रही। दूसरे भाई साहब इनका मीटर जो है कहीं और लगा हुआ है और उनका मीटर भी घर पे लगा हुआ है और जो मीटर रीडिंग है वो गलत जगह। ये भी देखिए उनसे पूछ क्या है पूरा मामला। क्या नाम क्या है? नाम दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? क्या मामला है आपको? मेरा मामला यह है कि मेरे घर में जो स्मार्ट मीटर लगाया गया है, जो लगाने वाले थे उन्होंने अकाउंट आईडी उसमें गलत डाल दी, वो दूसरे की अकाउंट आईडी डाल दी जो मोहल्ले से ऊपर का है। मेरे घर में जो मीटर लगा है उसका बिल वो उन्होंने अंदाजों से दे दिया 62,000 के करीब, और मेरे घर में जो रीडिंग है वो जो नया मीटर लगा है उसके हिसाब से 14,000 का बिल बन रहा है। मेरी आउटगोइंग बंद कर दी गई है और मैं जब यहाँ आता हूँ मेरा काम नहीं है, नहीं फीड हो पाएगा। अब इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ? मैं एसडीओ साहब के पास चक्कर लगा, और जिसने मीटर लगाया था वो ठेकेदार नहीं लापरवाही कर रहा है। उसके बाद मैं 2 बार गया, कल आना परसों आना, वो बात ही नहीं सुन रहा है। समस्या ये है कि मेरे घर में जो मीटर लगा उसकी जितनी रीडिंग है उतना बिल हमसे लिया जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं बताओ, अभी मैं जमा कर दूंगा, बताया तो मेरा मीटर फीड किया जाए, जो मेरा अकाउंट आईडी है उसी पे मेरा नया मीटर फीड करने की कोशिश करें। ये रसीद है, ये देखिए हम आपको दिलाना चाहेंगे, ये इनकी रसीद है जो किसी और के नाम की है और बिल सी का बिल इनके पास आ रहा है। ये सबसे बड़ी एक लापरवाही है। आदर्श, इनसे पूछिए क्या इनके घर की जो लाइट है वो डिस्कनेक्ट है या फिर करंट चालू है? क्या डिस्कनेक्ट कर दी गई और डिस्कनेक्ट हुई तो कितने दिनों से डिस्कनेक्ट है? डिस्कनेक्ट है, मीटर तक लाइट आ रही, मीटर से बाहर लाइट नहीं जा रही है। 2 दिन हो गया डिस्कनेक्ट किए हुए लाइट। जेई से आपने कब शिकायत की थी? 19/12 पे मैंने कॉल की थी 13 तारीख को, और उसके बाद में एसडीओ साहब के पास मैंने एप्लीकेशन दी 13 तारीख को, और वो उन्होंने कहा वो अभी एक अभिषेक है वो फिट करेंगे। उनको इस बार मैंने व्हाट्सएप किया है और कल भी किया था और परसों भी किया था, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर बिजली विभाग के कहीं ना कहीं आदर्श, बिल्कुल ये खबर बहुत अच्छी खबर आपने बताई है कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी जो देख रहे हो इस खबर को और देखें और समझें कि प्राइवेटाइजेशन की जो बात हो रही है क्यों हो रही है।
एक उपभोक्ता आपके दर पर आता है अपनी शिकायत लेकर के और वो चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, कहाँ से आते, क्या खा के आते कि अकाउंट आईडी किसी और के नाम की लगा दी। आपको जानकारी नहीं है, बिल बढ़ा करके दे देंगे किसी को। चक्कर लगा रहा है वो व्यक्ति, उसकी समस्या का समाधान भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करने के लिए क्या बैठे हैं। दूसरा व्यक्ति बता रहा है कि जेई साहब ने इतने बजे समय पे बुलाया था, है ही नहीं उपलब्ध, तो किससे अपनी शिकायत कहेगा। और अगर केवल आप लोगों को केवल विरोध करना है, अगर काम करने में इतना समय लगाते ना, सुन लीजिए जितने भी बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जो लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, अगर आप लोग सही तरीके से काम करते तो शायद इस तरीके की स्थितियां पैदा नहीं होती, प्राइवेटाइजेशन की नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप लोग के अंदर है कि आप एक के बाद कस्टमर को केवल दौड़ाते हैं। स्मार्ट मीटर के नाम पर लोग शिकायतें लगातार कर रहे हैं कि उनकी जो बिजली की जो यूनिट से जो आनी चाहिए वो आती नहीं, उससे अधिक आती है। कोई तो आपके पास कोई ना कोई तो उपाय होगा जो सही करने का होगा। आपके चेक मीटर्स होते हैं, आप चेक मीटर लगा के वहां पे लोगों की शिकायतें दूर कीजिए, लोगों की बिल की समस्या उसको दूर कीजिए। लोग कनेक्शन के लिए आते हैं, आप उनको कई दिन तक चलाते हैं, तो क्या केवल और केवल आप लोग खाना पूर्ति करने के लिए बैठे हैं या केवल तनख्वाह लेने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल मानते हैं आप लोग के पास कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, कई ऐसे भी बहुत सारे राजधानी में ही ऐसे बहुत सारे आपके जो ऑफिस है वहां पर संख्या बल बहुत कम है और काम का लोड बहुत ज्यादा है, तो कम से कम उसको डिवाइड करिए, अपने उच्च अधिकारी शिकायत कीजिए, लेकिन कम से कम लोगों को तो परेशान मत कीजिए। आदर्श वहां पर खड़े हैं, लोगों की कतार उनके पीछे है, कोई बिजली बिल जमा करने आया, पता चला एक काउंटर खुला है एक काउंटर बंद है, तो अगर ऐसे ही काउंटर खुले रहेंगे बंद रहेंगे तो खोलने की जरूरत। महिलाएं 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 अपना काम छोड़ कर यहाँ पर सुबह से लाइन में लगी है, लेकिन काउंटर एक खुला हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं पर यहाँ पर दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिल्कुल और आदर्श, अधिकारी आप अभी हमारी एक एसडीओ से खबर बात इस हुई पे है। और करिएगा। बिल्कुल आदर्श, एक बहुत अच्छी जी खबर है जी और इस पे खबर कीजिए, और अगर वहां पर एसडीओ बैठे हो, जेई बैठे हो, उनका भी वर्जन लेने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार आपके दर पर आपके पास आते हैं उपभोक्ता शिकायत लेकर के, निस्तारण की कोई डेडलाइन होती है या फिर कि टरकाना होता है, टहलाना होता है लोगों को, ये जरूर पूछिएगा और इस पे स्टोरी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारी के लिए। मैं अभी यहाँ पर आया था, तो एसडीओ से मेरी बात हुई फोन नंबर से, उन्होंने बोला मैं मन्नापुरा पावर हाउस में हूँ, और उसके बाद मैं अभी ऑफर दिया, तो यहाँ पर पत्रकारों को चाय पिलाई जाती है केवल, आइए चाय पीजिए, और हम अभी वो आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। नहीं, चाय पी ली क्या ये भाई, पत्रकार यहाँ के की पास चाय दशा का है। चाय नहीं पी जी सकते क्या, पत्रकार की चाय पिलाओगे। काम करो ना, जो वहाँ पे उपभोक्ता आ रहे जी हैं उनको जी उनके लिए उनकी सहूलियत करो जी कि चाय पिलाने बैठे वहां पर। उनसे कहिए जी कि जी जो यहाँ पर उपभोक्ता यहाँ लाइन में खड़े हैं, जी इनकी इनकी सहूलियत, इनकी वहां पर दशा दिशा जो है, जो परेशान है इस गर्मी में आकर के, इनकी कम से कम दूर कीजिए दिक्कतें, जो इनकी दिक्कतें हैं। हमको चाय मत पिलाइए या किसी पत्रकार को यहाँ चाय मत पिलाइए, तो चाय जी पीने नहीं गया वहां पर। जी जी एसडीओ से आप बात जी करके खबर कीजिएगा। ठीक है आदर्श, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है। अनिल, आवाज आ रही है आपको। अनिल के पास चलेंगे, तब तक हमारे पास सरफराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, बहराइच से कौन सी खबर है। जेकर जी आपको बता दें, पिछले साल आपने सुना होगा भेड़ियों का हमला। अब इस समय आप सुनेंगे कुत्तों का हमला। सुनिए कैसे आप कुत्ते हमला कर रहे हैं इस समय। आपको बताते चले, जो आवारा कुत्तों के झुंड ने हमले में 12 साल बच्चे को घायल कर दिया। मटेरा का ये मामला है। तो बच्चे को मेडिकल कॉलेज बहराइच में एडमिट कराया गया था, तो स्थिति स्थिर नहीं होने के कारण उसको लखनऊ रिफर किया। देर शाम उसकी मौत हो गई। इसके बाद हमारे बहराइच के डीएम साहिबा मोनिका रानी जी ने सख्त आदेश किया है वीडियो मुख्य पशु अधिकारी को कि मौके पर जाकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वीडियो और पशु अधिकारी पंचायत सचिव का रोका गया वेतन। डीएम के आखिरी आदेश तक वर्धित रहेगा इनकी वेतन। जी बिल्कुल सरफराज, ठीक है, वेतन आपने रोक दिया है, लेकिन कम से कम कोई जमीन पर कोई कार्रवाई कीजिए, क्योंकि वेतन रोक दिया है तो वेतन हो सकता है 10 दिन तक रुके, 20 दिन तक रुके, 1 महीना 2 महीना रुकेगा, फिर बहाल हो जाएगा। लेकिन अगर जमीन पर कार्रवाई करेंगे तो इस तरीके की जो घटना है, दुर्घटना है, इसको रोका जा सकता है। इसके लिए क्या कदम आपने उठाया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कोई कदम उठाया उन्होंने, या फिर वेतन रोक करके। देखिए, बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयां होती हैं जो खाना पूर्ति के लिए होती है, हम भी यही राजधानी बैठे रोज देखते हैं। तो क्या खाना पूर्ति करनी है या सच में जमीन पर उतर के कोई काम करना है। अब देखते हैं, आदेश तो डीएम साहब का यही हुआ है कि मौके पर पहुंच के कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर नगर पालिका चाहे तो वो कर सकते हैं। नगर पालिका के क्षेत्र में जैसे शहर हमारे आते हैं, तो मोहल्ले में भी देखा जा सकता है कि इसे कुछ मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं,
तो उनको कुत्ता पीछा करके भी काट सकते हैं और काटते भी हैं। कई मामले बहराइच में भी देखने को मिले हैं आवारा पशुओं के जरिए। सांड का आतंक हो गया, भेड़िए का आतंक हो गया, बाघ का आतंक हो गया, अब जाके लास्ट जो है अब कुत्तों का आतंक स्टार्ट हो गया जो बहराइच में हो रहा है। अब देखते हैं आगे की कार्यवाही में क्या होता है। बिल्कुल जी सरफराज, जो खबर आप बता रहे हैं देखिए बहराइच से ही नहीं है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखा भी नहीं सकते। जो कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर हमला किया, कई बच्चों की जान भी चली गई जैसा आप ही बता रहे हैं। लेकिन जी जी इसके लिए कोई कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। जमीनी स्तर जी पर क्या बिल्कुल। कार्रवाई, ये महत्वपूर्ण है। देखिए वेतन रोक देने से अधिकारी अगर सुधर जाते, सस्पेंड हो जाने से अधिकारी अगर सुधर जाते तो स्थितियां बदल जी जाती। स्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदलती हैं। जमीन पर लोगों को सहूलियत मिले, इस तरीके की दिक्कतें दोबारा ना बिल्कुल। हो। कि तमाम, ये केवल बहराइच की नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश जी देश में भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि जो आवारा कुत्तों का जो झुंड है वो लगातार बच्चों पर हमला करता है, बड़े लोगों पर हमला करता है और कई लोग की जान भी चली गई है। इसलिए नगर पालिका के साथ साथ जी जिला प्रशासन को इस पर जरूर कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और एक मैसेज देना बिल्कुल चाहिए कि कम से कम कोई ऐसी नजीर बने, कोई कार्रवाई करे कि दूसरे जो जिले हैं वो बिल्कुल। आपसे कुछ सीखे और वो भी उस तरह की कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सरफराज। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए संभल से। अनिल, कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड, अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, और चाहे फिर कंटेंट किसी भी तरह का हो या कोई अश्लील हरकत हो या कोई भी अश्लील वीडियो हो, वो सिर्फ उसके माध्यम से पॉपुलर होना चाहते हैं। ठीक उसी तरह का मामला ये संभल का है। महक और परी, जो कि दो लड़कियां हैं संभल के शाहबाजपुर गांव की, उन्होंने इसी तरह के कुछ अश्लील कंटेंट और काफी चीज तरह की अश्लील चीजें थी जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती थी, जिसकी सूचना जो पुलिस प्रशासन को मिली और पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया। खंड अरे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पॉपुलर होने का इतना जोश है, इतना सुरूर है कि वो कुछ भी अनाप शनाप फूल जुलूस जो मन में आ रहा है उनको वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दे रहे हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया पे रील आते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि ना सिर्फ अश्लीलता होती है बल्कि वो लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए कहीं एक भीड़ के इलाकों में या फिर कहीं ट्रेन में इस तरीके की हरकतें करते हैं जो शायद आम आदमी, क्योंकि ट्रेन में या फिर कहीं भी ऐसे जहां पर जो भी लोग पब्लिक इकट्ठा होती है उस जगह पे इस तरीके के अगर कोई काम करता है तो आप बच्चे भी साथ में होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बड़ी असहज अपने आप को महसूस करते हैं इनके हरकतों से। तो पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है संभल में। लेकिन उत्तर प्रदेश या पूरे देश में जो रील बनाने का कल्चर इस वक्त चल रहा है, रील बना रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े लोग और सारी चीजें ताक पर रख दे रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं। बहुत से ऐसे कंटेंट्स आ रहे हैं जो रील के माध्यम से लोग अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, आपने बताया कि महक और परी उसका एक बढ़िया उदाहरण है कि अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, जो पुलिस पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि केवल पॉपुलैरिटी के लिए और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए हमने ये काम किया था। लेकिन हमारे दर्शक अनिल ये भी जानना चाहेंगे क्या कोई उनका कंटेंट या फिर जब पुलिस ने खुद से कार्रवाई किया या लोगों ने इसका विरोध किया उसके बाद ये कार्रवाई हो पाई? लेकिन सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई थी। सूचना के अधिकार पर उस पर कार्रवाई की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये कंटेंट है और अनिल ने जो खबर दिखाई है ये संभल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है कि अगर आप लोग अश्लीलता ऐसे ही करते हो और अश्लीलता फैलाने का काम करते हो तो पुलिस के निशाने पर आप हैं और लगातार पुलिस आपको वार्न करती है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं मानते तो आपके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जैसा हुई भी उन लोगों को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल अनिल क्या उन लोगों को जमानत मिली है या फिर वो लोग जेल में है? उत्तराखंड अभी सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि उनको कल देर रात जो है शाम के समय उनको जमानत मिल गई है और इस समय वो घर पर है। और मैं उसी खबर के माध्यम से उनके पास में जाता हूँ और देखता हूँ मुलाकात होती नहीं होती है, उनका वन टू वन करके देखते हैं। और अखंड देखना होगा कि जो इस तरह के अश्लील कंटेंट बनाते हैं, क्या ये नहीं सोचते कि आजकल के समय पे 2 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, वो भी आज हाथों में उनके फोन है कि अगर वो इस तरह की चीज देखेंगे, जो नई जनरेशन आने वाली है उन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैसेज वो एक समाज को दे रही हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। यही इसी बात का तो सबसे बड़ा दुख है लोगों को कि देखिए माँ-बाप के साथ उनके बच्चे भी जाते हैं और इस तरह ट्रेन में, सार्वजनिक स्थलों पर जो लोग इस तरीके के कार्य करते हैं, बड़ी असहज स्थिति में माँ-बाप पड़ जाते हैं। फिलहाल लोगों को अपने रील में, अपनी पॉपुलैरिटी में, अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कुछ भी मिलता है, वो करते हैं। लेकिन अब ऐसे लोग पुलिस के निशाने पर है और पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन जो भी हो, जमानत एक आधार है, अधिकार है, वो मिल ही जाती है। लेकिन इस कंटेंट पे किसी तरीके की रोकथाम की बहुत आवश्यकता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आज एक छोटे-छोटे बच्चे भी, क्योंकि एक बच्चा जो कहते हैं दुधमुहा बच्चा होता है उसको भी
मोबाइल की लत होती है, वो भी दूध या खाना तभी खाता है जब उसको मोबाइल दिखता है। तो कम से कम इस तरीके कंटेंट्स या सोशल मीडिया पे कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए कि इस तरीके कंटेंट जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आए, वो सीधे तौर पर ब्लॉक हो जाए। एक ना एक कहीं न कहीं उनके लिए कोई नियम, कायदा, कानून ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन फिलहाल इस तरीके से जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, वो लोग अगर लगातार इस तरीके काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनको सोचना चाहिए कि और भी लोग हैं, समाज में बड़े-बुजुर्ग, बच्चे सब कंटेंट आजकल सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। इस तरीके काम ना करें कि लोग असहज स्थिति में पहुँच जाएँ और उनको आप महसूस हो कि हम ये सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जानकारी के लिए नहीं, अश्लीलता के लिए जाने लगे। इसी वजह से कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। एक खबर आपको बता देते हैं, ज़रूरी है। छांगुर बाबा के बारे में सब जान रहे थे, लेकिन अब छांगुर बाबा की आज रिमांड खत्म हो रही है और रिमांड में उसने कई अहम खुलासे किए हैं और उन खुलासों में कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, जो 2019 से लेकर के 2024 तक जो अधिकारी थे, उनकी संलिप्तता की भी अब जाँच की जा रही है। उसमें एडीएम रैंक के भी अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। तो कहीं न कहीं जो नाम निकल कर के सामने आ रही है, पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है और भी लोगों तक इसका जाँच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर के, क्योंकि धर्मांतरण करा था, 106 करोड़ का ट्रांज़ैक्शन उसके में आया। कई बच्चियों का उसने धर्मांतरण कराया और रेट फिक्स कर रखा था। कई लोगों को गलत जगह पर उसने भेजा और ना सिर्फ धर्म परिवर्तन कराया, बल्कि लोगों को परेशान किया, ब्लैकमेल भी उसके जो गिरोह के सदस्य थे। तो तमाम लोगों की जाँच पड़ताल में जुट गई है। जो उसका बेटा गिरफ्तार है, जो उसकी सहयोगी थी नीतू नसरीन, वो भी गिरफ्तार है। छांगुर बाबा भी गिरफ्तार हैं। लेकिन अब एटीएस पूरे इसके रैकेट को खंगालने में जुटी हुई है और उनकी तलाश में जुटी हुई है। कई सारे लोग हैं, करीब 150 से ज़्यादा लोग हैं जो उसके सहयोगी बताए जा रहे हैं और उसको गिरफ्तारी के लिए लगातार, क्योंकि पूछताछ आज आज जो रिमांड थी वो खत्म हो जा रही है और बहुत अहम खुलासे हुए हैं। जिस तरीके का ये रैकेट चलाया जा रहा था, एक फेरी लगाने वाला कुछ ही वर्षों में इस तरीके से इतना प्रसिद्ध हो जाता है, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट होगा इसके पीछे और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं पुलिस अब जो जाँच कर रही है, वो पुलिस के निशाने पे वो तमाम लोग हैं, जो एजेंसीज़ हैं उनके निशाने पे वो तमाम लोग हैं, जो इस रैकेट से जुड़े हुए थे, जो इस अवैध धर्मांतरण के मामले में जो लोग भी जुड़े हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अब पुलिस कर सकती है। तो एटीएस उन लोगों तक पहुँचने के लिए पूरी कोर कसर, कहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि जिस रानी ने शिकायत की थी अक्टूबर 2024 में, एटीएस ने एक महीने बाद पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की और उसके बाद से ही 10 लोगों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, छांगुर बाबा के बेटे को गिरफ्तार किया गया था और नवीन को भी गिरफ्तार किया गया था, जो नीतू उर्फ नसरीन का पति बताया जा रहा है। उसके बाद 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उसकी जो सहयोगी है नसरीन उर्फ नीतू, उसको भी गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद पुलिस रिमांड में बहुत सारे खुलासे हुए हैं। अब उन्हीं खुलासों के आधार पर पुलिस अपनी जो जांच है वो आगे बढ़ाएगी और जो तमाम उनके सहयोगी थे, चाहे वो कहीं भी छिपे हों, वो पुलिस के रडार पर हैं। कभी भी पुलिस उनको गिरफ्तार करके उन लोगों को जनता के सामने लाएगी और इस जो ये गंदा काम था, जो एक रैकेट था, जो अवैध धर्मांतरण का, उसको भी जनता के सामने लेकर के आएगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।